अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख कासिम और आप देख रहे हैं फुल स्टॉप। आज मेरा स्पेशल शो है जिसके अंदर जो दुनिया के अंदर वबाई मर्ज़ फैला हुआ है उस पर हम बात करेंगे। मैंने अपने साथ एक डॉक्टर साहब को बुलाया हुआ है। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर अब्दुर्रहमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। ठीक ठाक है। जी सबसे बिल्कुल पहले तो ठीक। डॉक्टरों को सलूट, ठीक है, थैंक यू सो क्योंकि मच। सबसे मुश्किल काम आजकल डॉक्टरों का है, ठीक है, और इस जंग में आप लोग फ्रंट लाइन पर हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात सबसे पहले ये है कि डॉक्टर्स के लिए ये एक फ़र्ज़ है जो उन्होंने करना है। इसके लिए कोई शुक्रिया के मोहताज नहीं या किसी चीज़ को कहने का कुछ नहीं। इसमें यह है कि हम लोगों की एक ज़िम्मेदारी है जिसको एक डॉक्टर ने पूरा करना है। इसी के लिए हमने ओथ लिया है और इसी के लिए हम लोगों ने काम करना है। ठीक है, चलें शो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना ये कि मुझे बताएं कि कितनी टेंशन की बात है, कितनी, क्योंकि ना सबकी यहाँ पे ना लोग परेशान है, टेंशन में है, ठीक है, कि आगे क्या होगा और हमें कितने परेशान होना चाहिए, कितना टेंशन लेनी चाहिए इस बारे में। अच्छा, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये एक ऐसा वबाई मर्ज़ है जो आपके फेफड़ों को इफ़ेक्ट कर रहा है। अब इसमें यह है कि किस नौयत की बीमारी है जो इस वक्त फैल चुकी है और इसने आगे कितना बुरा अपने आप को प्रेजेंट करना है आपके सामने। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उतना ज़रूर डरना चाहिए जिस डर से आप अपने आप को एहतियात में रख सकें। हाथ वगैरह अपने धोते रहेंगे तो आप लोग सेफ़ रहेंगे। डिज़ीज़ की जितनी नौयत कम होगी, स्टेज 1 पे रहेंगे, जिसमें नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि फ्लू वगैरह के सिम्टम्स होते हैं, जिसमें आपका नाक वगैरह बह सकता है, आपको खांसी हो सकती है, फीवर हो सकता है, उतना सेफ़ रहेंगे। जितना प्रोग्रेस करता जाएगा उतना ख़राब होता रहेगा। अपने आप को पैनिक नहीं करना बिल्कुल भी। बीमारी है, ज़ाहिर सी बात है, लग भी सकती है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको नहीं भी लगती बीमारी, तो अपने आप को जितना सेफ़ रखेंगे उतना बेहतर है। ठीक है, चलें हम आगे जाके शो के अंदर ही, ठीक है, पता है क्या चक्कर ये है कि जितने फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, समझ नहीं आ रही क्या सच है क्या झूठ है, किस पे हम बिलीव करें किस पे ना करें। तो इसलिए मैंने आपको आज बुलाया कि एक डॉक्टर, एक एक्सपर्ट से बंदा पूछे कि यार क्या सच है क्या झूठ है, हम इससे कैसे बचें और आगे क्या होगा, हम कैसे इस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताएं ये जो बीमारी है, ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई थी? कुछ लोग कहते हैं चमगादड़ खाने से हुई थी, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये लैब में बनाई गई थी, और अमेरिका चाइना पे इल्ज़ाम लगा रहा है, चाइना अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा रहा है। तो आपके ख्याल में ये कहाँ से आई है बीमारी? देखिए, जो एक प्रॉपर रिसर्च है उसमें अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो सका कि ये चीज़ क्या है और कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। अभी आई है या इससे पहले कभी आपने नाम सुना था इसका? इससे पहले भी 2002 और 2003 में कहा गया था, इसके कुछ केसेस आए हैं आगे, लेकिन उस पर काबू पा लिया गया था। तो ऐसे इसको उसमें नहीं रखा गया, अपने क्वारंटाइन में या कोई भी अपनी उस नज़र में नहीं रखा गया बीमारी को। हुआ ये कि जब वुहान सिटी में कुछ लोगों ने कहा कि चमगादड़ें खाने से पैदा हुआ, कुछ ने कहा कि एक स्पेसिफिक किस्म का सांप था जिसमें से ये वायरस उन लोगों में ट्रांसमिट हुआ है। लेकिन जैसे कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि चाइनीज़ तो सब कुछ ही खा लेते हैं, तो अगर तो जानवरों से होना है तो ये भी है कि पहले भी तो उनको हो सकता था। एग्जैक्टली, वो चमगादड़ अभी से तो नहीं खा रही है, तो पिछले 200 सालों से खा रही है। 200 सालों से खा रही है। कबल अज़ मसीह भी चाइना यहीं पे था। अब हर चीज़ वहीं से वो उसी तरह के खाने खाते हुए आ रहे हैं। अगर तो वहीं से ट्रांसफ़र होना था तो पहले भी हो सकता था। कुछ एविडेंसेस ये हैं जो चाइना इल्ज़ाम लगाता है कि ये एक बायोकेमिकल वेपन है जिसको अमेरिका ने बनाया और अपने सोल्जर्स के थ्रू हमारे पास ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन अब वो खुद उसमें फंस गया। अब वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा और चाइना ने बेसिकली उनसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं ये इजराइल वालों ने बनाया है ये। नहीं, फिलहाल इसमें कोई भी एविडेंसेस नहीं है कि ये बायोकेमिकल वेपन है या किसी खाने से हुआ है, लेकिन आप दोनों ही चीज़ों को अंटिल प्रूव हो जाएं अपने पास देख सकते हैं। अच्छा, पूरी दुनिया में ये जितना तेज़ी से फैल रहा है और लोग जितने ज़्यादा मर रहे हैं, हमने नोट किया पाकिस्तान में उतना तेज़ी से अभी तक नहीं फैला है। तकरीबन आई थिंक 1000 के करीब पॉजिटिव आए हैं, केसेस आए हैं, और तकरीबन 8 के करीब लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, या तो ये वजह हो सकती है कि यार कि ना काफ़ी कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी ज़्यादा लोगों का टेस्ट नहीं हुआ, अभी 2000 लोगों का टेस्ट हुआ है, उसमें से 1000 लोग आए हैं, अभी बाकी लोग टेस्ट होने वाले हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ना हम लोग इम्यून हो गए हैं, जितने हम गंद में रहते हैं और गंद बला खाते हैं, ठीक है, हमें ये वायरस अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हम इतने नेक और परहेजगार हैं इसलिए हम लोग इतने मर नहीं रहे। बिल्कुल, देखें, जो डिसीज़ जहाँ से ओरिजिनेट करती है ना, जिस तरह चाइना से इसने किया है, सबसे पहले वो उस जगह को इफ़ेक्ट करती है।
तो चाइना में जो मेजर केसेस हैं उसकी तो सबसे बड़ी वजह यही है कि ये डिजीज़ का ओरिजिन ही वहाँ से है। दूसरी चीज़ इसमें है ट्रैवलिंग हिस्ट्री, कि एक बंदा चाइना गया है या किसी और मुल्क गया है, वो लेके अपने मुल्क में गया, वहाँ पे उसने लोगों को इफ़ेक्ट करना शुरू किया। तीसरी चीज़ ये कि जो आपका सवाल था कि पाकिस्तान में डिज़ीज़ क्यों है बिकम, बेसिकली इसका एक होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें हम बात करते हैं कि एक ऐसा पीरियड जिसमें इंसान कैरियर होता है, उसको डिजीज़ होती है लेकिन वो फैला नहीं रहा होता। बेसिकली ये वो पीरियड अभी चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर कह रहे होते हैं कि अगले 2 हफ्ते हमारे लिए क्रूशियल हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि इसमें 14 दिन का तो वैसे ही आपका इंक्यूबेशन पीरियड है। इस दौरान में आपको पता ही नहीं चलता कि आपको बीमारी है कि नहीं। हम इसमें एवरेज लेते हैं 5 से 6 दिन की, कि यूजुअली 5 से 6 दिन के ऊपर लोगों को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि वो 5 से 6 दिन पे ही शुरू करेगा, वो 8 दिन पे करेगा, वो 12 पे करेगा या वो 14 पे करेगा। नॉर्मली पीरियड इसका 14 दिन का है, जिसमें से एवरेज 5 से 6 दिन की है। अब ये है कि अभी तक हमारा वही पीरियड चल रहा है कि अभी हम लोग ताज़ा इफ़ेक्ट हुए हैं, आगे कितना फैलता है, किस तरह से निकलता है, इंक्यूबेशन पूरा होता है कि नहीं होता, फिर उसमें कैसा आता है टेस्ट। अच्छा, तो कुछ लोग ये पहले कह रहे थे कि शायद ये हाथ लगाने से फैलता है या फिर ड्रॉपलेट से फैलता है, मगर अब ये भी आ रहा है कि ये एयरबोर्न में यानी हवा में भी हर जगह है, तो सच्चाई क्या है? देखिए, जो वायरल इन्फेक्शन होता है ना, ख़ास तौर पे वो इन्फेक्शन जो आपके गले को या फेफड़ों को इफेक्ट करता है, उसमें ये होता है जब भी खांसते हैं, छींकते हैं तो आपके ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। तो वो ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टूड चीज़ है कि ये एयरबोर्न तो होगा ही होगा। जो पहले रिसर्च थी उस पर यह था कि ये 2 से 3 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है एयर के अंदर, लेकिन अब जो रिसर्चेज आ रही हैं उसमें ये कह रहे हैं कि ये 8 से 9 घंटे तक भी हवा में सर्वाइव कर सकता है। इसलिए लोगों को कहा जाता है कि कोशिश करें वो जितना मास्क पहन सकें, जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, गैप रख सकें अपने बीच में 6 से 8 फुट का, तो उतना उनके लिए बेहतर है, क्योंकि यूजुअली ड्रॉपलेट्स के बारे में कहते हैं ये 6 से 7 फुट दूर तक ही जा सकते हैं। अच्छा, ये भी सुनने में आया है कि काफ़ी जगहों पे ऐसे भी फैला है कि जहाँ जिन बिल्डिंग्स में या जिन ऑफिस के अंदर वो एसी होता है, कौन सा वो होता है, एयर कंडीशनर, यस यस यस, यानी पूरा एयर कंडीशनर, तो वहाँ पे एयर इसके कंडीशन से वो फैलता है। एयर कंडीशनर वाली बीमारी एक डिफरेंट है जिसको हम लिजुनेला कहते हैं। जो पहले ये वबाई मर्ज जो है, ये जब 2002 या 3 में आई तो इसके ऊपर जब रिसर्चें की गई तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये बैक्टीरिया एयर कंडीशनर वाला भी हो, जिसको हम लिजुनेला कहते हैं, कि हो सकता है ये फैला रहा हो उसको। फिलहाल इसके एविडेंसेस नहीं है कि ये आपको एसी से एयर कंडीशनर से हो सकता है कि नहीं। इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफ़र के चांसेस हैं और वही अभी तक माने जाते हैं। सेंट्रली एयर कंडीशन जो पूरी जगह होती है, तो वहाँ पे भी तो फैल सकता है। एक बंदे को बंदा खांसे, ठीक है, और वो वहाँ से फिर दूसरी वो तो जगह पे चला बंदे में फैला ना, वो तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू फैला। वो एयर कंडीशनर का तो उसमें रोल नहीं है, वो तो आप एक कमरा वैसे भी बंद करके 2 बंदे बिठा देंगे तो उनमें भी तो चांसेस हो जाएंगे। अच्छा, इसके ना सिम्टम्स के भी ना बड़े ना कंफ्यूजन है, ठीक है। पहले तो सिम्टम्स कहते थे कि यार छींकें आती हैं, फिर क्या कहते हैं गला ख़राब होता है, खांसी आती है, फिर बुखार हो जाता है, मगर अब काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे भी हैं कि इनमें से कोई भी चीज़ किसी को नहीं है और फिर भी उसे कोरोना हो रहा है। तो इसकी क्या वजह है? देखिए, एक डिजीज़ होती है ना, उसके होते हैं क्लासिकल प्रेजेंटेशन, कि वो मखसूस तौर पे किन चीज़ों के साथ अपने आप को प्रेजेंट करती है। उसमें हम देखते हैं कि फ़ीवर सबसे पहले आता है, मोर देन 87% केसेस में होता है। उसके बाद हम कहते हैं कफ़, यूजुअली ड्राई कफ़, और उसके साथ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि क्योंकि आपके फेफड़े ख़राब कर रहा होता है तो आपको सांस लेने में दुश्वारी आ रही होती है। और जो आपने दूसरी बात की कि जिस तरह ये आपने देखे कराची में भी हमारे एक मिनिस्टर के साथ हुआ है कि उनको भी कोई मसला नहीं था, ना उनको खांसी था कुछ था, लेकिन उन्होंने टेस्ट करवाया, वो पॉजिटिव आ गया। उसकी वजह ये होती है जो मैंने आपको शुरू में बताया कि इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा होता है इंसान का, वो कैरियर स्टेट में होता है, उसने वायरस पकड़ा भी हुआ है, वो उसके अंदर रेप्लिकेट भी कर रहा है, लेकिन वो उसको दिखा नहीं रहा होता, अभी वायरस बाहर नहीं आया, उसने आपको अपना आप शो नहीं करवाया, लेकिन आप वैसे टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आ जाता है। ओके, ये वजह अच्छा, नहीं मुझे बताएं, जैसे मैं हूँ, मुझे ना डस्ट एलर्जी है, मुझे सारा साल ना जुकाम छींकें रहती हूँ, मेरा गला भी ख़राब रहता है, तो मुझे हर वक्त ना टेंशन होती है कि यार मैं ठीक हूँ ना, कोई मसला तो नहीं? हाँ जी, इसमें देखें कि ये होता है कि हर ज़ुकाम जो है ना वो इस तरह की वबाई मर्ज नहीं होती। ऐसे तो नहीं होता कि मुझे हर वक्त ज़ुकाम रहता है, छींके वगैरह मैं मार दूँ तो मुझे ये मर्ज़ हो सकता है? देखिए, ये मर्ज ज़रूरी नहीं है,
जितने लोगों को छींकें आ रही हैं, जितनों को जुकाम है, जरूरी नहीं है कि उसको यही मर्ज है, हो सकता है उसको वायरल फ्लू वगैरह हो, या उसको छोटा कॉमन कोल्ड हो, कोई इन्फ्लुएंजा के स्ट्रेन्स हों जो उसको तंग कर रहे हों। इस वजह से यूजुअली ये लोग थोड़े से ससेप्टेबल होते हैं, वर्नरेबल होते हैं इन्फेक्शंस को लेके, क्योंकि ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं। इनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो कम होती है थोड़ी, ये थोड़ा जल्दी पकड़ सकते हैं इन्फेक्शन को, लेकिन ज़रूरी नहीं है। फिर हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं कि कहीं कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो नहीं है। वैसे तो हमारे पहले लेते फ़ॉरेन ट्रैवलिंग की, जो सबसे इम्पोर्टेंट थी। सबसे इम्पोर्टेंट हम पूछते थे कि आपको फ्लू है, फिर हम कहते थे कि अच्छा हमें बताएं आप दूसरे मुल्क से तो नहीं आए। लेकिन अब तो खैर पाकिस्तान में हो गया, तो हम शहरों का भी पूछ लेते हैं कि आप कहीं कराची सिंध से तो नहीं आए, क्योंकि सिंध में थोड़े ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। यानी इसका मतलब जो भी कराची से आ रहे हैं उनमें है ये, उनमें है, ज़ाहिर सी बात है, पूरे पाकिस्तान में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है, सिंध तो पूरा ही खैर इसके पेट में आया हुआ है। अब तो पंजाब भी आ रहा है। मुझे बताएं, हम लोग ठीक है, आम बंदे हम लोग ठीक है, हमें कोई अगर ऐसा बंदा मिलता है ठीक है, जिसको हमें शक होता है कि यार ये छींके मारे, ये ना खांस रहा है, तो इससे हो सकता हो, तो हमें क्या करना चाहिए? फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्या करें? नहीं, इसके लिए आपको उस बंदे को सजेस्ट करना चाहिए। देखिए ये कुछ वो बंदा जब छींक रहा है, बंदा दूर जाए या उसके पास जाके कहे? देखें, एथिकली तो ये गलत है कि हम, या सोशली भी गलत है कि हम उसे एकदम दूर हो जाए, क्योंकि वो तो उस चीज़ को बुरा मानेगा। लेकिन बात है प्रोटेक्शन की। आप ऐसा ये तो नहीं करें उस बंदे को मारना शुरू कर दें लोग, ऐसा नहीं नहीं, मारने से कुछ नहीं होता। आप उसको टच करेंगे तो आपको हो जाएगी ना ये वाली बीमारी, तो आपको थोड़ा बचना चाहिए। आप दूर से डंडे मारे, क्या करें? उससे भी कुछ नहीं होगा। देखिए ना, आपने तो डंडे मारने से या तो उसकी बीमारी ठीक हो जाए तो समझ भी आती है कि आप उसको मार लें, या आपके मारने से वो कोई काम कर ले या डॉक्टर पे चला जाए, तो वो एक अलग है। हाल बताएं। इसमें ये होता है कि आपने लोगों को एजुकेट करना है। जहाँ पे कम्युनिटी की बात आती है ना, वहाँ पे जो एजुकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंसलिंग और एजुकेशन, लोगों को बताएं, लोगों को समझाएं। उनको ये बताना है कि जिस तरह मुझे बीमारी है, सिर्फ मैं ही खतरे पे नहीं हूँ, मेरे माँ बाप भी खतरे पे हैं, मेरे बीवी बच्चे भी खतरे पे होंगे, मेरी बहनें, मेरे भाई सब खतरे में होंगे। आपने ये बताना है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वालों को हो सकता है, अपना नहीं तो उसका तो सोच ले। तो फिर उससे बस पे बिठा कर उसके गांव भेज देते हैं, जितना देखिए मारिया भी ने किया, वो तो गलत बात है ना, वो तो नहीं करना चाहिए। जो चीज़ है ना, ये गलत है। आपने कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना होता है। आपने ये नहीं करना कि एक बंदे को बीमारी है या आपको बीमारी है तो आप घर में छुप के बैठ जाएंगे। आप टेस्ट करवाएं, अगर पॉजिटिव है तो सेल्फ आइसोलेशन में जाएं। जो काम गांव में भेजने वाला अब किया जा रहा है, अगर ये पहले ही सेल्फ आइसोलेशन में कर दिया जाता तो यहाँ तक नौबत ना आती। कर्फ्यू लगाने की, लॉकडाउन करने की नौबत सिर्फ तब आती है जब लोग एजुकेट नहीं होते, उनको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है, क्या नहीं करना। अभी भी जब लॉकडाउन हुआ है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो समझते हैं कि नहीं ठीक है जी, हमें तो छुट्टियां हो गई, हम तो वेकेशंस पे कभी मरीज जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अगर ये चीज़ें पहले ही समझ जाएं तो हमें लॉकडाउन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, आपके ख्याल में ये वायरस की एक ही टाइप है या फिर और भी टाइप्स हैं इसकी? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कुछ लोग कहते हैं कि इसकी एक ही टाइप है, लेकिन चाइनीज स्टडीज़ में कुछ जगहों पे लिखा गया है कि इसकी 18 से 19 स्ट्रेन्स हैं डिफरेंट, जो आपको करते हैं, और ये कम्प्लीटली म्यूटेटेड होते रहते हैं। लेकिन इसके अभी कोई ठोस एविडेंसेस नहीं है जिस बेस पे बात की जा सके। तो ये बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा मुझे बताइए, इसकी कोई खास एज होती है कि यार इस एज वाले लोगों को हो सकता है, इस एज को नहीं हो सकता? जो वायरस है ना, वो एज नहीं पूछता ना, उसने पूछना है कि आपका एथनिक ग्रुप क्या है, आपकी रेस क्या है, आपका सेक्स क्या है, वो कुछ नहीं पूछते। उन्होंने सिर्फ आपको इफेक्ट करना होता है। इसमें यह कहा जाता है कि जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है उसमें वायरस कम आता है, जो फिलहाल एविडेंसेस हैं या जिस पर रिसर्च चल रही है। इसलिए वो कहते हैं कि अडल्ट्स ज़्यादा जल्दी बेहतर हो जाते हैं बजाय इसके कि जो ओल्ड एज ग्रुप है, क्योंकि मैक्सिमम डेथ्स जो हो रही हैं वो उन्हीं में हो रही हैं जो ओल्ड एज ग्रुप हैं। लेकिन अब तो बच्चों में भी इफेक्ट आना शुरू हो गया, 6-7 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, ये भी इफेक्ट होना शुरू हो गए हैं इससे। क्योंकि वायरस है, एयरबोर्न है, कोई छींक रहा है, टच कर रहे हैं, उसके स्वेटिंग से हो रहा है, जिससे भी हो रहा है, तो वो आगे आगे फैलता जाता है। ठीक। अच्छा मुझे बताएं, मैंने सुना है कि मर्द ज़्यादा मर रहे हैं इस पे, औरतें कम मर रही हैं, तो ये मर्द दुश्मन वायरस कहा जा सकता है इसको? मर्द दुश्मन नहीं आप कह सकते, लेकिन मर्दों में शायद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनका एक्सपोजर ज़्यादा है। घरों के काम ज़्यादातर मर्दों ने करने होते हैं, घरों से निकलने के काम मर्दों के, ऑफिस के काम उनके, कम्युनिटी लेवल पे काम जो करते हैं वो मर्द करते हैं। इस वजह से उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं और रेशो उनकी ज़्यादा है। तो कॉमन सेंस की बात है, जब रेशो ज़्यादा है तो फिर उनमें रेट भी ज़्यादा होगा। ओके ठीक है, यानी वो ये बात ठीक है कि मर्द जल्दी मरते हैं? मर्द जल्दी नहीं मरते, लेकिन जो मर्द है वो जल्दी पिक इसलिए कर लेता है वायरस को क्योंकि उसका एक्सपोजर ज़्यादा है।
जिस तरह एक आम सिटीज़न है और मैं डॉक्टर हूँ, मेरा एक्सपोजर ज़्यादा है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो मुझे ये वबाई मर्ज होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू आपके या बाकी लोगों के जो घर बैठे या नॉर्मल ऑफिस में काम अच्छा कर मुझे रहे बताएं हॉस्पिटल के हालात कैसे हैं, क्योंकि बड़ी अफवाहें आती हैं कि यार कुछ मरीजों ने शिकायत की कि हॉस्पिटल गए उधर कुछ भी नहीं था, उधर इक्विपमेंट भी नहीं है, मास्क भी नहीं है, किट्स भी नहीं है, देखो कुछ नहीं है, तो ये बातें ठीक हैं? देखिए किसी हद तक ठीक है, जो एक्सपोजर है उसके निस्बत और जो हमारे पास पेशेंट टर्नओवर है उसके निस्बत बहुत कम चीज़ें हैं हमारे पास। अब हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग खुद भी फंड्स अरेंज करते हैं, जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का भी इसमें रोल है कि वो भी जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करती है, लेकिन आपको पता है कि कोई ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारी कंट्री फ़िलहाल, तो इस वजह से हमारे पास इन चीज़ों की किल्लत है। लेकिन हम खुद भी जितना अरेंज कर सकते हैं, अपने मास्क वगैरह, अपने ग्लव्स और जितनी हमारी चीज़ें हैं उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ओके ओके ओके। डॉक्टर साहब मुझे भाई ये बताएं कि ना ये जो है टेस्ट इसका वो कितने का है? बड़े लोग ही डर के मारे टेस्ट नहीं कराते कि यार 8-9 हज़ार रुपये का टेस्ट है, तो क्या है, कितने का है? जो प्राइवेट लैब्स हैं वो इसको 7-8 हज़ार में करती हैं, और कुछ लैब्स हैं जो शायद ज़्यादा भी कर देते हैं बीच में, क्योंकि पैसे कमाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। वैसे यूजुअली इस वबा से पहले 7-8 हज़ार का यही टेस्ट होता था, जिसमें हम PCR नॉर्मली करते हैं, इसमें RT-PCR जो है अभी भी 8-10 हज़ार के अंदर अंदर हो जाता है। नहीं नहीं, कहीं पे है ये हुकूमत फ्री टेस्ट करा रही है? वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, लेकिन उसमें ये है कि आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें ऐसे नहीं है कि आप आके कहें कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है या मुझे खांसी ज़ुकाम है। जैसा मैंने पहले कहा, हर खांसी ज़ुकाम ये बीमारी नहीं होती वबाई, तो जो हमारे मुल्क में इस वक्त फैली हुई है। तो अगर उनको लगे कि स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, सारे साइन सिम्टम पूरे हो रहे हैं, बेसिकली क्राइटेरिया बनाया होता है, ट्रैवलिंग की हिस्ट्री भी हो उसमें, बुखार भी हो उसके अंदर, खांसी भी हो उसके अंदर, फ्लू भी हो, फिर इस तरह करके हमारे रेट जो नंबरिंग है वो ऊपर आती रहती है, फिर उस लिहाज से हम लोग करते हैं। हाँ सर, मुझे बताएं कि ना ये लॉकडाउन के बावजूद हम लोग इतने ढीठ हैं कि अभी भी घरों पे नहीं बैठ रहे, हम लोग बाहर फिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो इसका क्या हल है? इन लोगों को क्या कहते हैं, जेल में डाल देना चाहिए या फिर इनको कहीं डब्बे में बंद कर देना चाहिए, क्या करें इन लोग? देखें, जो लॉकडाउन हुआ है ना, इसकी नौबत ही तब आई है जब लोगों ने चीज़ों को समझा नहीं। अब जाहिर सी बात है, आप हर एक को पकड़ के मार तो नहीं सकते। अब इसमें यह है कि हम लोगों को एजुकेट करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। इस चीज़ को आप एडमायर करेंगे, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एजुकेट किया है। बार बार आना, कमर्शियल चलाना, हर जगह पे पोस्टर्स लगे होना, इवन कि अब तो कॉल भी किसी को फ़ोन पे करो तो वो इसी वबाई मर्ज़ के बारे में बता रहे होते हैं, जो हमारी रिंगटोन्स भी होती हैं वो भी। तो लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, लोगों को खुद अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। उनको समझ आनी चाहिए कि बीमारी क्या है, इसकी नौयत क्या है, कि आप फिर रहे हैं, आपको लग रही है, आप घर में आ रहे हैं, बीवी बच्चों में फैला रहे हैं, माँ बाप में फैला रहे हैं। जब लोग खुद इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना शुरू होंगे तब ही ये बीमारी रुक सकती है, क्योंकि इसके लिए अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं मौजूद कि आप सोचें कि मैं लगा दूँ तो अगला बंदा ठीक हो जाए। लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपने पैनिक नहीं होना, लेकिन कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जिस पे आपको लोगों को पैनिक करना पड़ता है। जिस तरह हम बच्चों को बचपन में डराते हैं कि बाहर मत जाओ, जिन आ जाएगा, उठा लेगा। अब बच्चा जब तक पैनिक नहीं होगा वो कैसे बाहर धूपों में फिरना या इस तरह के गलत काम छोड़ेगा। तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट, ये दो चीज़ें साइकोलॉजी में हम लोग यूज़ करते हैं कि या तो उसको गिफ्ट दे के समझा लो या तो उसको मार के समझा लो। हाँ, यानी इसी यानी अब मुंह से समझाया उनको नहीं समझ आई, ऐसे लोगों अब को आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुर्गा बना के उनके पीछे अंडे मारने चाहिए। देखिए वो तो बच्चों के लिए ठीक है, बड़ों अच्छा, के लिए तो नहीं है ना। नहीं, उसमें क्यों? पनिशमेंट सबसे बड़ी ये बड़े है लोग कि लॉकडाउन किया जाए। मुर्गे नहीं ठीक बनते, क्या वजह? नहीं, उसमें ये होता है कि लोग समझते नहीं है चीज़ों को। इसमें कहीं ना कहीं हर बंदा इन्वॉल्व होता है, हमारी कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो पूरी तरह से नहीं बता पाती क्योंकि टर्नओवर बहुत ज़्यादा है। हर एक को बिठा के एजुकेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक को ना मुर्गा भी नहीं बनाया जा बिल्कुल, सकता। हर एक को आप मुर्गा नहीं बना सकते, हर एक को आप मार नहीं सकते। चलें, अगर कोई मजबूरी में किसी को बाहर जाना पड़ गया है किसी काम से या कुछ ऐसा है, यानी कुछ चीज़ लेने को शॉप पे, या फिर कोई ऐसा काम है जिस आप डॉक्टर्स हैं, आप बाहर जाते हैं, ठीक है, बाहर गए, ठीक है, उसके बाद जब क्या एहतियात करना चाहिए कि वो बचे रहें और अपने घर वालों को भी बचाएं? सबसे पहले तो ये कि आपने मास्क पहनना है, क्योंकि एयरबोर्न डिजीज़ है, आपको हो सकती है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मास्क पहन के वो मसला आपको नहीं होगा। हो भी सकता है लेकिन उसके चांसेस कम हो कोई जाएंगे। खास मास्क है? कुछ लोग कहते हैं N95 पहनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर मास्क नहीं पहनना चाहिए, क्या?
वो सर्जिकल मास्क होता है, हम लोग यूजुअली वही यूज़ करते हैं। N95 तो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, हॉस्पिटल्स में तो छोड़ें, वो तो मार्केट में ही अवेलेबल नहीं है। जिसके पास है वो कभी कोई 2000 का देता है, कोई 3000 का देता है, तो उसका तो कोई फ़ायदा ऐसा है नहीं। अब इसमें डिफरेंट रिसर्चेज हैं, कुछ कहती हैं कि आप मास्क पहन लें तो शायद बच जाएंगे, कुछ कहती हैं कि आपको मास्क पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मास्क पहने जिसको बीमारी है या जिसको मसला है। और कुछ ऐसी रिसर्चेज हैं जो कहती हैं कि आप कुछ भी कर लें, इसने अंदर जाना ही जाना है, चाहे वो N95 हो या कोई भी हो या N99 हो, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप जितना अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, किसी चीज़ को टच मत करें, जाके जो ख़ासतौर पे दरवाज़ों पे हैंडल्स हैं उनको कोशिश करें कि आप कोहनियों के साथ खोलें, एल्बोस के साथ खोलें या पाँव के साथ खोलें, बजाय इसके कि आप हैंडल को पकड़ के खोलें, क्योंकि जब आप उसको टच करेंगे तो किसी पेशेंट ने टच किया होगा तो वो आपको भी हो जाएगा। मास्क पहने और ATM मशीन वो ग्लव्स कैसे पहने, यूज़ करें? ग्लव्स पहने, या ऊपर कोई पेज रख के उसके ऊपर से भी आप यूज़ कर सकते हैं, कोई शॉपर रख के भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं चीज़ें मगर difficult- नहीं, जो शॉपर यूज़ करे उस पे भी तो लग जाएगा ना। लेकिन शॉपर तो आपका होगा ना, आप तो घर से लाएंगे, हाँ, सड़क ये से भी तो है। नहीं उठानी ना ये चीज़, वो तो घर से लानी है। हाँ। जो चीज़ एक्सपोजर में है बाहर पड़ी हुई, वो सारी चीज़ें कंटेमिनेटेड हैं। आपने वही चीज़ें यूज़ करनी है जो आपके अपने घर की हैं। बाहर के खानों को अवॉइड करें, जो डिलीवरीज होती हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप भी बीमारी फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे। हाँ। तो वो बेचारा बीमार होगा, वो आपको भी कर देगा। और मुझे बताएं, हैंड सैनिटाइजर जो होता है वो कोई ख़ास होता है अल्कोहलिक बेस्ड या फिर आम भी यूज़ किया आम जा सकता है? सैनिटाइजर का कोई फ़ायदा नहीं है, कम से कम 60 से 70% उसमें अल्कोहल होना ज़रूरी है, इसलिए। और ऊपर से अब वो फिर मार्केट इसका में मतलब भी जो शॉर्ट हम है। ज़्यादातर यूज़ करें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम नहीं, वैसे ही हम जो अब आ रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है। जो 60 से 70% अल्कोहल है वो यूज़ करें। घर में है तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके पास साबुन और पानी। तो मुझे बताएं, हम अब पैसों से कैसे बचें? क्योंकि हमारे ना पाकिस्तानियों की आदत है थूक लगा के ना नोट गिनने की, तो उससे कैसे बचाते हैं? इसका मतलब हमारे सारे नोटों में कोरोना होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है, जो जिसमें होगा कोरोना वही फैलाएगा, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि जब आप किसी एक्सपोजर में आते हैं तो अपने आप को साफ़ कर लिया करें। आप पैसे गिन लेते हैं या यूज़ कर लेते हैं तो हाथ पाँव धो लें। आपको लगता है कि मैं पाँव क्यों धो लें? हाथ। पाँव तो नहीं हमने लगाए। हाथ धो लें, अच्छा। अपने हाथ धो लें। और अगर आप उसके एक्सपोजर में हैं तो जो जो चीज़ आपके एक्सपोजर में आ रही है आप उसको धोएं, हाँ हाँ, मुझे बताएं, क्योंकि देखिए पैसे पकड़ना भी ज़रूरी है। कटिंग कैसे कराएं? अगर हेयर कट, या फिर औरतें पार्लर जाकर मेकअप कैसे कराएं? अगर 14-15 दिन या एक आधा महीना में ख्याल से नहीं कटिंग होगी तो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं, वो दाढ़ी बढ़ जाती है और घर में बाल काट लंबे लें। लंबे हो जाते हैं। तो वो घर में काट लें, घर में काट। ट्रिमर्स हैं आपके पास। और वो आपके पास पार्लर, औरतें पार्लर ना जाए उनके ना वो काफ़ी बाल, मुंह पे बाल बाल आ जाते हैं, वो चीज़ें घर में भी तो हो सकती हैं। हो जाती हैं। या पार्लर में जाएंगी तो घर में मेकअप नहीं यूज़ होगा, हाँ। इसकी गारंटी थोड़ी है। ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो कोई अच्छा यानी हल नहीं है। अच्छा, हाथ कैसे मिलाए? क्योंकि अगर किसी से हाथ ना मिलाए उस बंदे को अच्छा नहीं लगता। बात वही है एजुकेट करने की। आप हाथ पीछे रखें और उसको बताएं कि मैंने आपसे हाथ क्यों नहीं मिलाया। उसे कहें कि जी पेंडेमिक आई हुई है, नहीं, एक वो वबाई नहीं, बीमारी है। अगला बंदा कहेगा इसका मतलब है मेरे अंदर है कोरोना, इसलिए हाथ नहीं मिला रहे मेरे। उसे कहें कि हो सकता है मेरे अंदर हो, मैं आपको नहीं फैलाना चाह रहा। हाँ, ये भी है, ये भी उसको है। ये बताएं। अगर आप अपने ऊपर नहीं, बीमारी ले लेंगे ना, अगर तो मैंने अगला भी बता बच जाएगा, दिया आप और भी बच उसने जाएंगे। अगर पुलिस को बता दिया तो मैं तो आपने तो अंदर हो मिसाल जाऊंगा। के तौर पे बताना है ना, हैं? आपने तो मिसाल के तौर पे अच्छा, बताना अच्छा, है। मैं आपने उसको थोड़ी कह कहूंगा- देना कि मुझे बीमारी है, उसने फौरन मान थोड़ी लेना आपको बीमारी है। ठीक है, उसे बताएं कि हो सकता है कि मुझे बीमारी हो या हो सकता है तुम्हें भी हो, तो हम दोनों ना ही हाथ मिलाएं तो बेहतर है। या हो सकता है कोई मुझे हाथ मिला रहा है, मैं उसके ऊपर खांस दूं तो वो पीछे हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिलाएगा। नहीं तो खांसने की क्या जरूरत है, आप खुद भी इंक्यूबेशन पीरियड में हो सकते हैं ना, हाँ, ये भी है, फिर अगले को फैल जाएगी, फायदा नहीं। ये भी है। तो मुझे बताएं, जिसको अगर कोई बंदा अगर कहीं पे खांस रहा हो या छींक रहा हो, उस बंदे से कितना दूर रहे? कम से कम 6 से 7 फुट इतना दूर रहें ताकि उसके ड्रॉपलेट्स आप तक ना आए। अच्छा, उस बंदे से बात करनी हो तो वो ऊंची बोलना में पड़ेगा, हमारा तो गला फिर बैठ जाएगा। देखिए गला बिठाना बेहतर है ये वबाई बीमारियां कराने से। ठीक 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 ठीक। मुझे बताएं, इसका ना कोई क्योर वैक्सीन आ गई है, सुनने में आ रहा है कि यार ये बना ली हुई है अमेरिका ने, ठीक है, वो छुपा रहे हैं, किसी को बता नहीं रहे, तो बात ठीक है? नहीं, अभी तक फिलहाल इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और इस बीमारी का इलाज तब तक नहीं हो सकता कि जब तक कि आपको वैक्सीन अवेलेबल ना हो। जब वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो कितने अरसे बाद आएगी, मिलेगी हमें? अभी तक जो एविडेंसेस हैं उस पे बेस्ड और रिसर्च पे बेस्ड जो लिटरेचर है उसके अकॉर्डिंगली अभी कम से कम 2021 के एंड तक टाइम जाएगा, अगर बहुत जल्दी भी बन गई वैक्सीन तो।
इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक पॉपुलेशन को, एक एरिया की पॉपुलेशन को उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज कर देना, जिस तरह हमने पोलियो में भी किया, हम लोगों ने चिकन पॉक्स में भी किया। आपने हर्ड इम्यूनिटी बनानी होती है। ठीक, अच्छा मुझे बताएं कि ये वैक्सीन जब मार्केट में आ जाएगी ये कितने की मिलेगी? ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह से बनती है और कितने की बनती है। ऐसे नहीं हो सकता कि हुकूमत सबको दे दे फ्री में? हो सकता है फ्री भी लग जाए, लेकिन हाँ। इसके चांसेस बहुत कम है। जिस तरह आपने देखा है कि अक्सर ये बिल गेट्स वगैरह जो हैं ये खुद बना के वैक्सीन किट्स वगैरह, आपके मुल्क में तो पोलियो की भी वैक्सीन वो ही बेचते हैं बिल गेट्स की तरफ से, इसलिए कई लोग रेजिस्टेंट है ना कि अंग्रेज़ों की दी हुई चीज़ें हम यूज़ नहीं करते। अच्छा एक चीज़ मुझे बताएं कि ना हर मुल्क में ना ठीक है इसका ना मुख्तलिफ तरीक़ों से लोग इलाज कर रहे हैं, तो ये ठीक भी हो रहा है कि नहीं? मैं आपको कुछ ना इलाज बताता हूँ, आपने बताना है कि ये ठीक है कि नहीं। कीनिया में डॉक्टर ना अपने मरीजों को ना डिटॉल पिला रहे हैं, बात ठीक है? नहीं, उससे नहीं ठीक नहीं होगा? कुछ भी नहीं। डिटॉल से उल्टा पेशेंट बीमार हो सकता है, वो मर सकता है, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि केमिकल है ना। हाँ अच्छा, तो वो इफेक्ट करेंगे। तो कुछ मुल्कों में ना जैसा अल्कोहल से ये डिजीज़ मरता है, तो कुछ लोग अल्कोहल पी कर ये कर रहे हैं ख़त्म, तो बात ठीक है? अल्कोहल यूज़ करने से एंटीसेप्टिक इफेक्ट आता है, लेकिन उससे चीज़ें अंदरूनी आप किल नहीं कर सकते। और वायरस है वो आपके फेफड़ों में पड़ा है, वो हर चीज़ में पड़ा हुआ है, तो जो आप डिटॉल पियेंगे वो तो मैदे में जाएगा। ये भी है, ये तो भी वो है। उसने तो कैसे फेफड़ों को ठीक करना है? किसी तरह फेफड़े में कैसे जाएगा? फेफड़े में अगर आप सूंघेंगे तो डेथ हो जाएगी, ओके क्योंकि फेफड़ों में कुछ नहीं जा सकता ना, अच्छा सिवाय हवा के। इंडिया के अंदर गौ मूत्र पीने से उन्हें वो कह रहे हैं हम ठीक हो रहे हैं, तो बात ठीक है? देखिए, कहने से ठीक हो रहे हैं बंदा ठीक नहीं होता। बात यह है कि आपके टेस्ट नेगेटिव आने चाहिए, और टेस्ट नेगेटिव तब आएंगे जब पहला आपका टेस्ट पॉजिटिव होगा। नहीं वो आपको हो रहा है, आप इंडिया वाले कहते हैं हमारे हर मर्ज का इलाज गौ मूत्र है, तो कैसे हो सकता है ये? इससे नहीं हो सकता, किसी भी चीज़ से इलाज नहीं हो सकता जब तक कि उसकी इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। उसके लिए स्पेसिफिक दवाई, कोई ड्रग जो है वो तैयार नहीं की जा सकती, और उसके जरासीम को नहीं मारा जा सकता। इस तरह की चीज़ें करने से, गोबर में नहाने से, डेटॉल पी लेने से, अल्कोहल पी लेने से, इस तरह के कोई इफेक्ट नहीं आते। अच्छा फिर आपने इम्यूनिटी लेनी ही लेनी है। फेसबुक में एक ना मौलाना साहब ने कहा कि कबूतर से बंदा ठीक हो सकता है, बात ठीक है? नहीं, उससे भी नहीं हो सकता। कबूतर की वो कह रहे हैं ओजड़ी, वो चिली सी होती है, उसको ना मिलाकर ना पानी में वो पिए तो ठीक हो जाए। नहीं, देखिए टोटके जो है ना ये इलाज में काम नहीं आते। जहाँ पे आपने प्रैक्टिकल बात करनी होती है ना, वहाँ पे टोटका काम नहीं आता। अब पुराने ज़माने में कहते थे खरगोश का खून पीने से जो आपका लुकीमी है, जिसको ब्लड कैंसर है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन एथिकली सोशली भी गलत है। और आप कौन मरीज़ है जिसको आप कहेंगे जी खून पी लो, तो वो उठ के खून पी लेगा? और अगर पिएगा भी तो कितना पिएगा? कोई एविडेंसेस नहीं है आपके पास। खून सिर्फ या तो ड्रैकुला पीती है या पे बिल्कुल बीवियाँ पीती हैं बस। हाँ। ऐसा ही है। हाँ अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गर्म पानी पीने से, ये गर्म हवा खाने से ठीक हो जाता है। ये गर्म हवा तो नहीं होती, गर्म पानी के एविडेंसेस इन्होंने शुरू में ये बोला था कि जो वायरस है वो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर नहीं जा सकता। यानी कि जैसी थोड़ी गर्मी होगी 27 से ऊपर जाएगा, वायरस मर जाएगा। इसके भी कोई प्रॉपर हमारे पास एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि ये सर्दियों में भी हो सकता है। इसका मतलब है ये बात गलत है कि गर्मियों में ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, अभी तक जो एविडेंसेस हैं उसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि ठीक है, क्योर के लिए या थोड़ा सा समझने के लिए चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इलाज के तौर पे इनको काम नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग कहते हैं विटामिन सी की गोलियां खाने से, या एक दवाई है HCQ 200, तो इससे बंदा ठीक हो जाता है? विटामिन सी का बीमारी में कोई रोल नहीं है। जो विटामिन होती हैं वो आपकी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते। आप विटामिन खरीदेंगे, नीचे लिखा होता है दिस ड्रग इज़ नॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, ये आपकी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती है। जिस तरह ये है, आप बाकी मल्टी विटामिन ले लें, जिंक स्पेशली, ये हो गए, विटामिन सी हो गए, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ने की वजह से दवाई जो आपको बीमारी लग रही है उसकी नौयत कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो व्हाट अबाउट से भी ये फ़ायदा HCQ 200? HCQ के बारे में जो ट्रंप ने कहा था वो तो ये था कि FDA ने अप्रूव किया है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, कि इसको यूज़ करें तो इफेक्ट अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ी सी इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट भी है, थोड़ी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी आपकी कंट्रोल कर लेती है। दूसरा, इसकी एंटी वायरल एक्टिविटी है, वायरसेस के अगेंस्ट भी इसकी अच्छी एक्टिविटी है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और फ़िलहाल कोई ऐसा एविडेंस मौजूद नहीं है जिस पे आप कह सकें कि ये प्रॉपर्ली ठीक करती है। चाइना में भी यूज़ किया गया है इसको,
और वहाँ पे कुछ लोगों में पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए हैं कि इसने थोड़ा काम किया है, लेकिन अभी तक कोई एविडेंस या कोई लिटरेचर नहीं है जिसमें इसको किया जाए। और कुछ टाइम पहले तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि ना मच्छरों से भी ये वायरस फैल सकता है, फिर तो हमारी तो वाट लग गई, क्योंकि पहले तो मच्छरों से हमें डेंगू होता था, अब हमें ये डिजीज़ भी हो जाएगा। इसका एविडेंस नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी बीमारी जो आपको वैसे ही ट्रांसमिट हो रही है, स्वेटिंग के साथ हो रही है, वो आपका यहाँ से स्वेट चले अगर उसको लग गया तो वो आपको जाके लग जाएगा। लेकिन इसमें दो चीज़ें अहम है, एक ये कि कितना वायरल लोड होना ज़रूरी है। जिस तरह कॉलरा एक बीमारी है, शायद आपको पता हो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मोशंस लग जाते हैं, वाटरी स्टूल होती हैं, उसके अंदर भी आपको एक ज़्यादा वायरल लोड रिक्वायर्ड है एक ह्यूमन बीइंग के अंदर डिजीज़ कॉज करने के लिए। छोटे मोटे वायरस आ जाने से या थोड़ी क्वांटिटी में आने से वायरस नहीं होगा। अब डिपेंड करता है कि इसकी कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए, वो जब स्टार्ट होगा फिर इस पे रिसर्च शुरू होगी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ऐसा फील हो रहा है जैसे हम किसी फिल्म के अंदर है, तो ये फिल्मों में कैसे उन्हें पहले पता चल जाता है ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि आपने फिल्म देखी होगी कंटेजियन फिल्म, उसके अंदर बिल्कुल यही हुआ था, चाइना से ही आया था और हर जगह फैला था। फिर ये सिम्पसन्स के एक एपिसोड में भी था, तो इन लोगों को कैसे पहले पता था ये होना है? देखिए, जो मूवीज होती है ना उसको आप कोट नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले भी आता है ना, दिस फिल्म इज फॉर द पर्पस ऑफ ड्रामा हैविंग नो रिजेम्बलेंस विद एनी पर्सन लिविंग और डेड, इट्स ओनली अ फिक्टिशियस मूवी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस वजह से, इत्तफाकन हो सकता है कि हो सकता है कि कोइंसिडेंटली तौर पे वो उससे मैच कर जाए। एक ब्रैड पिट की मूवी है वर्ल्ड वॉर जी, हो सकता है उसके साथ मैच ये कर तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अगला जो है आउटब्रेक, ये ज़ॉम्बीज भी आ जाएंगे। बात ठीक, ज़ॉम्बी आउटब्रेक वो भी कहते हैं, एलियंस का भी कहते हैं, जुरासिक पार्क में तो कहते हैं कि डायनासोर्स वो भी आ जाएंगे, पैदा किए जा सकते हैं, तो लेकिन आ जाएंगे, लेकिन इन पे काम कोई नहीं है, नहीं आएंगे। नहीं, ये सिर्फ आपके इसी पर्पस के लिए कि एंटरटेनमेंट हो जाए थोड़ी बस। हाँ, ये भी बात है, ये भी बात है। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो न्यूज़ चैनल देखने से, ठीक है, कोई टेंशन हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये डिक्रीज़ कैसे की जा सकती है? देखिए, टेंशन इंक्रीज होना ज़रूरी है। जब तक कि आप एक चीज़ की नौयत को नहीं समझेंगे ना, तब तक कि आप ठीक नहीं होंगे, आप उस चीज़ से बाज नहीं रहते। जिस तरह कि अभी मैंने पहले भी बताया कि बच्चों को भी मारना ज़रूरी है चीज़ समझाने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो डिप्रेशन है उसको घर में आपका कंट्रोल करें, आप एक्सरसाइजेस करें, योगा कर सकते हैं, टीवी देखें, मूवीज़ देखें, पढ़ लें, नमाज़ें पढ़ लें, एक्सरसाइज कर लें, ये चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। जैसा आपने देखा, ये भी इटली में भी वो अपनी बालकनीज में खड़े होकर म्यूज़िक प्ले करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक्स करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों में दिल लगाएं जो आपका थोड़ा सा ध्यान बटा सकें। पढ़ लें, कोई नॉवेल्स पढ़ लें, घर में टाइम गुजार लें, घर के कोई काम कर लें। अच्छा, एक और भी इशू हो रहा है, ठीक है, घर रह कर ना बीवी बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, तो वो उसका क्या हल किया जाए? ये बीवी बच्चों को समझाया जाए, बीवियों को समझाया जाए कि वो फिर आगे से बच्चों को भी समझाएं, इसका और कोई हल वही नहीं। मैंने सुना है कि ना तलाकों का रेशो इंक्रीज हो जाएगा, ये भी बात ठीक है? नहीं, फिलहाल नहीं, जब वो तो चीज़ जब आएगी तो फिर देखा जाएगा। वो फिलहाल इस टॉपिक से बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है। अभी कल ही मेरे अम्मी अबू की भी फाइट हुई है, ठीक है, बहुत अरसे बाद हुई है, क्योंकि अबू भी घर पे हैं, हम लोग भी घर पे ना, हमारा घरेलू झगड़े इंक्रीज हो गए हैं, तो क्या करें? ये तो जब ये वबाई बीमारी नहीं थी, नुकसान हो रहा है ज़्यादा। तो वबाई बीमारी से पहले झगड़े नहीं होते थे? नहीं, वो कम होते थे ना, बंदा ऑफिस जाता था वगैरह, अब तो सारा दिन घर बैठ कर ना बंदा झगड़े ज़्यादा होने लगे। कमरे चेंज कर लें, ओके, एक कमरे में चला जाए, दूसरे कमरे में चला जाए, या पोर्शन डिफरेंट हो जाए, ये किया जा सकता। अच्छा, कल परसों ये एक और नई एक न्यूज़ आई है कि चाइना में एक और बीमारी आगे के नया वायरस आएगा, उसका नाम है हांटा वायरस। तो ये क्या चीज़ है? ये एक और नई चीज़ आगे, ये भी, इससे भी हमें मसला आ जाएगा। इसके बारे में कहते हैं कि जो रोडेंट्स उन्होंने खाए हैं ना, खासतौर पे चूहे वगैरह जो बीच में आते हैं, उससे खाने से इनको हेंटा वायरस होता है। वो वायरस भी वही इसी तरह के जिस तरह की आजकल वबाई बीमारी फैली हुई है, कि फेफड़ों को थोड़ा सा इफेक्ट करना शुरू कर देता है। उसका कोई इलाज है या उसका? फिलहाल उसका भी कोई इलाज नहीं। लो जी, फिर गए। अब वो इधर आए तो पता चलेगा क्या। एक डेथ उससे कहते हैं कॉज हुई है, लेकिन अभी तक कोई उसका प्रॉपर एविडेंस नहीं है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाले लोग आजकल क्या कर रहे हैं? वो फिर अपनी मर्जी से ही सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, वो उन्हें भी ये होगा कि नहीं होगा? देखिए, जिस्म उनका, लेकिन मर्जी इस वक्त वायरस की ही चलेगी। ओके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताएं, कुछ ना यंग डॉक्टर्स इस मौके पे भी हड़तालें करके बैठ गए, ये बात ठीक है? देखिए, हड़ताल का मकसद क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।
और देखिए जब एक बंदा हड़ताल करता है ना, उसके पीछे कोई उसके मकासद होते हैं। अब मैं नहीं कह रहा कि अगर मैं यंग डॉक्टर हूँ, मैं हड़ताल करूँ तो मेरी सैलरी बढ़ा दो, या मुझे घर दे दो, मुझे जायदादें दे दो, मुझे गाड़ियाँ खरीद के दे दो। पीछे मकसद क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। मकसद इसमें 3-4 ही हैं हम लोगों के। एक ये कि हम लोगों को किट्स फराहम की जाए। अब देखिए आपकी फ़ौज है, आप फ़ौज को बॉर्डर पे खड़ा कर देंगे बगैर बंदूकों के, तो क्या मिलेगा उसे? सारे मर के ही वापस आएंगे। आप जब पीपीई प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपके ग्लव्स नहीं होंगे, हमारे पास मास्क नहीं होंगे, हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं होगा, हमारे पास प्रॉपर वेंटिलेशन का सिस्टम सारा नहीं होगा, हमारे पास प्रॉपर वॉशरूम्स नहीं होंगे, हमारे पास सिंक नहीं होंगे, पानी नहीं आता होगा, तो हम कैसे किसी मरीज़ को ठीक कर सकते हैं? डॉक्टर होने से पहले हम लोग इंसान हैं, पीछे हमारे भी घर वाले बैठे हुए हैं। एक ऐसी बीमारी जो खुद को लगे तो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन उस बीमारी को लगवा के घर वालों को देना भी तो एक मसला है। वो भी तो उन्हीं मरीजों में से उठ के आते हैं ना, वो भी तो वैसे ही कॉमन लोग हैं जैसे मरीज़ हैं। तो एक मकसद ये है कि हम लोगों को प्रॉपर चीज़ें दी जाएँ ताकि हम लोग आगे आके काम कर सकें। अभी आपने देखा कि उस तरह की प्रॉपर चीज़ें हमें नहीं दी गई, उसके बावजूद डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जो हड़ताल पे बैठा हो, कोई यंग डॉक्टर ऐसा नहीं है, कोई हाउस ऑफिसर ऐसा नहीं है जो काम पे ना हो। हम लोग ड्यूटीज़ कर रहे हैं, हमारी 36 आवर्स की एमरजेंसी चल रही हैं, हम लोग अगले दिन वार्ड में राउंड भी करवाने हैं, हम ओपीडीज़ भी कर रहे हैं। कई हॉस्पिटल में तो ओपीडीज़ भी बंद हैं, लेकिन हम लोग लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स में ओपीडीज़ भी कर रहे हैं। ये मकसद को जानना ज़रूरी है कि ये पेशेंट के बेनिफिट के लिए हड़ताल होती है, ये हमारे बेनिफिट के लिए नहीं होती। हम कहते हैं हमें सिंगल बेड सिंगल पेशेंट पॉलिसी दो, हम कहते हैं टीबी के पेशेंट को सेपरेट रखो, हम कहते हैं कि हर मरीज़ का साथ जो अटेंडेंट आता है वो हमें मार के निकल जाता है, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करो। अभी कल भी मैं हॉस्पिटल था, वहाँ पर भी लोग अंदर घुसना चाह रहे थे। एक पेशेंट के साथ 10-10 अटेंडेंट्स आते हैं, वो लड़ते हैं, वो फिर डॉक्टर्स को मारते हैं। सिक्योरिटी देखिए, मैं भी तो इसी मुल्क का शहरी हूँ, मेरे पे भी तो यही आइन लागू होता है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो मुझे प्रोटेक्ट करे हर चीज़ से, बीमारी से भी करे और मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लोगों से भी करे, क्योंकि क्रीम ऑफ नेशन एवी नहीं कहा जाता। अगर खुदा के बाद कोई ऐसा इंसान जो आपकी जान बचा सकता है वो डॉक्टर है। जब तक आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको चीज़ें प्रोवाइड नहीं करेंगे, ड्यूटी तो उसके बावजूद भी बेचारे कर ही लेते हैं। हम जितना मर्जी स्ट्राइक कर लें, कुछ भी कर लें, बेशक पेशेंट के बेनिफिट के लिए करें, इन दी एंड आपने हमेशा देखा कि हम हॉस्पिटल्स में ही काम करते हैं। ये चीज़ चैलेंज के साथ है कि जो मर्जी हॉस्पिटल आके जिस वक्त मर्जी देख लें। अगर यंग डॉक्टर ना काम कर रहे हो तो उसके लिए बेशक आप खाली मुझे जिम्मेदार करार दे दें। हर बंदा काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली, बहुत चीज़ें आपने बताई। ठीक है, तो मुझे बताएं एंड पे ना लोगों को प्लीज़ मैसेज दे दें, लोगों को बता दें कि वो क्या करें और कैसे इससे बचें वो लोगों को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सेल्फ आइसोलेशन, अपने आप को एक अकेले कमरे में या अकेले घर में रखें, अपने घर वालों के साथ टाइम गुजारें, जितना ज़रूरी हो सिर्फ उतना ही बाहर निकलें, ज़्यादा बाहर मत फिरें। वेकेशंस वगैरह नहीं है, ये लॉकडाउन है, यहाँ पे आपको घर में बिठाने की ज़रूरत है। हाथ वगैरह धोएं, बार बार धोएं, कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए अपने हाथ धोएं। बच्चों को एजुकेट करें, बड़ों को भी एजुकेट करें, मास्क पहने, और जब भी खांसी वगैरह आए तो आगे अपनी एल्बो वगैरह रखिए या फिर कपड़ा रख के उसको प्रोटेक्ट करें। आप जितना घर पे रहेंगे उतना आप हमारे पे भी कम बर्डन होंगे, आप अपनी गवर्नमेंट पे भी कम बर्डन होंगे, और उतना आप खुद को भी सेफ रख सकेंगे। तो अपने आप को सेफ रखिए जितना रख सकते हैं। जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती, सिर्फ सेल्फ आइसोलेशन ही इसका हल है। आपके हाथों में इस वक्त आपकी अपनी ज़िंदगी है, जितना धोएंगे, जितना बच के रहेंगे, उतना अपने आप को महफूज रख सकेंगे। थैंक यू वेरी मच हमारे शो में आने का। थैंक यू। नाजरीन, हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह मियाँ हमें इस मुश्किल वक्त से जल्दी निकाले और हम लोग दुनिया बेहतर हो जाए और दुनिया ठीक हो जाए, और हम बस दुआई कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को और डॉक्टर अब्दुल रहमान भट्ट साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।